Hello guys, welcome back. Please like my channel and share also. So today's the topic is the composition of parliament and qualification and disqualification of its members of the parliament. वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एवरी पर्सन इज नॉट अ competent टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेंट एंड एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी. मैं क्वेश्चन बता रही हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेबल कंटेंट यानी कि सिनॉप्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इंट्रोडक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑल्सो वी विल राइट द एवोल्यूशन. सॉरी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है. फिर द डेफिनेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, फिर क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी आर्टिकल 84 एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि आर्टिकल 102. तब फिर हम एक केस को स्टडी करेंगे जस्ट फॉर द नॉलेज, लिली थॉमस केस. देन कंक्लूजन देंगे हम इसका. ये इसकी सिनॉप्सिस बनती है और ये टेबल कंटेंट है इस टॉपिक को लेकर अकॉर्डिंग टू मी. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. लाइक हम पहले देंगे कुछ अच्छा सा लाइक द पार्लियामेंट विच इज द प्लेटफॉर्म टू डू अ डिस्कशन ऑन इश्यूज हैविंग सोशल एंड सिविक इम्पोर्टेंस इन एनी पॉपुलर डेमोक्रेसी is a cornerstone of democratic value in any representative democracy. ओके, तो ऐसे मतलब कुछ हम लेसर द वर्ड यूज करेंगे बट लिखेंगे कुछ ऐसे कि थोड़ा इम्प्रेशन पड़ जाए. Parliament may be perceived as a political institute to ensure the realization of what Mahatma Gandhi once emphasized, that democracy essentially is the art and the science of mobilizing and utilizing the entire physical, economic, and material and metaphysical resources for the common good of all people. तो अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी पार्लियामेंट एक ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो इंश्योर करे कि हाँ, कि जो डेमोक्रेसी है वो एसेंशियली है, उसमें जो आर्ट्स है, जो साइंस, मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द इंटायर फिजिकल एंड इकोनॉमिक यानी कि हर टाइप की जो भी हमारे पास मेटाफिजिकल रिसोर्स होगा वो हम कॉमन गुड फॉर ऑल द पीपल यानी कि डेमोक्रेसी के लिए करेंगे. तो the origin of the concept of parliament traces to European nations since medieval ages. Obviously हमारे जो भी ये पार्लियामेंट का हमारा जो भी आया था ये सब कुछ कॉपी पेस्ट किया गया है यूरोपियन नेशन से. It has been an is indissoluble part of Indian democratic structure since inception of democracy in India. यानी कि जब हमें आज़ादी मिली डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना हमारा तो ये पार्लियामेंट हमारा एक. तो हम अब बात करेंगे एवोल्यूशन की यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस की. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हमारा पार्लियामेंट 1952 में एग्जिस्टेंस में आया था, बल्कि हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई थी. तो 52 के पहले क्या था तो मैं बताती हूँ कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड टेल जनरल इलेक्शन between 1950 to 1952, the Constituent Assembly itself functioned as the provisional legislative body. कि जब तक पार्लियामेंट एग्जिस्ट में नहीं आया तब तक ही जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाली असेंबली थी उन्होंने खुद को ही लेजिस्लेटिव बॉडी बना लिया था जो कंट्री पर रूल कर रही थी उस टाइम डेमोक्रेसी. Now we will talk about the composition of the parliament. Obviously, the Parliament of India consists of the President, Lok Sabha and Rajya Sabha. The Parliament in India comprises the President of India, the upper house Rajya Sabha and the lower house is that Lok Sabha. Hindi names of both the houses is Rajya Sabha and Lok Sabha had been adopted by the upper house and the lower house respectively. So the constitution describes the structure of parliament in article 79. ये बात बहुत याद रखनी है composition में लिखते टाइम. ये आर्टिकल 79 में जो भी स्ट्रक्चर दिया है पार्लियामेंट का वो इस आर्टिकल में दिया है. ये कहता है कि पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ प्रेसिडेंट से कंसिस्ट करता है और लोकसभा और राज्यसभा कंसिस्ट करता है जिसमें मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस के काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर होते हैं.
प्रेसिडेंट के फंक्शन को हम ऐसे ले सकते हैं कि लाइक द पास्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज समवट इक्विवेलेंट टू द रोल एंड द फंक्शन ऑफ क्वीन और क्राउन इन द यूनाइटेड किंगडम। मतलब इस हिसाब से प्रेसिडेंट का फंक्शन करता है, जो भी उनका प्रोसीजर है, जो वो भी काम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे दिए गए हैं। Even though the president is the part of legislature, he does not sit in the parliament. Irony is that आपके पास सब कुछ है पर आप यूज नहीं। However, जो भी बिल पास होगा वो प्रेसिडेंट के बिल के मतलब बिना उसके इजाजत के पास नहीं हो सकता। उनके पास सिर्फ यही वो है, मतलब लाइक पावर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द राज्यसभा। As we know that in India, the member of parliament are members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Both the houses have elected as well as nominated members. The elected members of Lok Sabha are elected directly on the basis of adult suffrage. The elected member of Rajya Sabha are indirectly elected by the member of Legislative Assembly. We will say that कि जो लोग राज्य सभा है उसमें जो भी मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, while two members of Anglo-Indian community are nominated by president in Lok Sabha. Okay. Members who have excelled in various fields such as art, literature, science, field, etc., social service are nominated by the president in the Rajya Sabha. The time period of elected member of Rajya Sabha is 6 years and the Lok Sabha is 5 years subjected to other conditions. So, we will say that जो राज्य सभा है वो अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का। ये जो हाउस है इसकी परमानेंट इन नेचर होती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता जैसे कि वो राज्यसभा डिसॉल्व होती है। और इसका टाइम पीरियड तो मैंने पहले ही बता दिया, वो 6 साल का होता है और इसमें 1/3 मेंबर होता है डू इंटायर मतलब करते हैं काम वाइल द अदर मेंबर कंटिन्यू देयर टेन्योर। मतलब इसमें 2/3 मेंबर हर टाइम रिटायर्ड होंगे, मतलब नया आएगा पिछला जाके। इट्स लाइक एन इलेक्शन इन डिफरेंट बैचेस। So retired members are subject to be re-election, वो re-election कर सकते हैं। This house consists of 250 members, out of which 238 members are elected by means by a single transferable vote। वो जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की द्वारा, यानी वो भी एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इसका जो मेथड है वो दिया गया है सेक्शन आर्टिकल 18 सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहता है जो मेंबर वुड बी elected by the elected members of respective state assemblies in accordance with proportionate represent of every state। मतलब हमें ये याद रखना है कि जो राज्यसभा है वो एक अपर हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है, वो चलती ही रहती है, आते रहे जाते रहते हैं पर्सन। और इसका जो सारा प्रोसीजर है कैसे इसके मेंबर लेने हैं वो आर्टिकल 80 सबसेक्शन 1 में दिया है, जिसमें इसमें 250 मेंबर्स होते हैं और 238 है वो इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड से किए जाते हैं। और जो रेस्ट 12 मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और इसका जो इलेक्शन होते हैं वो दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 सबसेक्शन 1 में। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 ईयर का, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। जो रिटायर्ड मेंबर्स है वो सब्जेक्ट टू बी री इलेक्शन होते हैं इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें 238 इलेक्टेड। So now we will talk about the second house we will known as Lok Sabha, जो हमें जैसे कि लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। The provision of the Article 331 of the Indian Constitution provide for the existence of House of People and shall consist of maximum of 530 chosen members from different states and more than, जिसमें 20 members होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से होने चाहिए। और फिर भी अगर प्राइम मिनिस्टर को कम लगता है कि भाई ये बंदे कम है तो वो 2 मेंबर है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मतलब कर रिप्रेजेंट कर सकता है। जो सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी एंड एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी स्पेशली लेड असाइड देम ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। The representation is allocated to the state and the union territory according to the Representation of People Act 1950
5 by the parliament, passed by the parliament of India. Okay, जो हमने पढ़ा है लाइन कि जब some seats are also reserved for the SC and scheduled tribe, इसका मतलब ये है कि भाई जो SC ST कोटा होता है वो तो अपनी स्टेट से तो वो लड़ सकता है SC ST कोटे के साथ, बट अगर वो जाके राजस्थान में लड़ना चाहे बंदा किसी भी तरह से वो लड़ सकता है, पर अगर राजस्थान में जाके लड़ा जाएंगे वो सीट से अगर कोटा मांगता है तो भाई वो जनरल कोटे से लड़ेगा, ना कि वो शेड्यूल ट्राइब या SC ST का फायदा ले सकता है। हाँ, इसमें ये जरूर कहा गया है कि हम किसी भी देश से हमारे देश में किसी भी स्टेट से लड़ सकते हैं। लाइक राहुल गांधी हार गया था अपनी ही स्टेट से, देन वो केरला से आके जीता, अमेठी में वो तो हार गया स्मृति ईरानी से। तो इसके लिए फिर रिप्रेजेंटेशन एलोकेट किया स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को अंडर द एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 51 जो पार्लियामेंट ने पास किया था, और इसका टेन्योर होता है 5 ईयर का, और इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। फ्रॉम इसको डिसॉल्व तब किया जैसे कि अगर ये 31 मार्च से शुरू हुई है तो इसके 5 साल बाद जब 31 मार्च को ये डिसॉल्व हो जाएगी। बट हमारी जो हिस्ट्री में है जो सबसे बड़ी लोकसभा आज तक चली है वो है जो इमरजेंसी के टाइम में बनी थी अंडर द रूल ऑफ इंदिरा गांधी। जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी तब लोकसभा चली थी वो 5 साल 6 महीने के कुछ समय तक, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है बट इतना पता है कि वो 5 साल से ज्यादा चली थी। जो इसमें वोटिंग सिस्टम होता है द इलेक्टेड लोकसभा में, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अदरवाइज इन द केस ऑफ राज्यसभा जो मेंबर होते हैं वो इंटरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के करते हैं, किए जाते हैं, मतलब जो भी इनके नॉमिनेशन होते हैं। जैसे कि फिर जो लोकसभा है वो एक ऐसा हाउस है जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं और राज्यसभा को हम डिसॉल्व कभी नहीं कर सकते। इसका पीरियड 5 ईयर का होता है और उसका पीरियड कम से कम 6 साल का होता है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 25 है राज्यसभा। So now the most important question like topic also, the qualification to become a member of a parliament. Article 84 of Constitution कहता है कि a person is qualified to be a member of parliament if he provided like he is a citizen of India, has completed 30 years of age in case of Rajya Sabha, and in case of the Lok Sabha the age limit is 25 years. Next, possesses such other qualification as may be prescribed in behalf by under any law made by the parliament. उसे हर मतलब जो भी उस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि प्रेस्क्राइब की गई है बिहाफ ऑन दी मतलब लॉ द्वारा मेड बाय द पार्लियामेंट के। The three conditions above led the parliament to include other qualification for MPs in the Representation of People Act 1951. The qualifications are as follows. Only an elector can be elected, यानी जो वोट दे सकता है वो ही इलेक्ट हो सकता है। Thus the candidate must be registered as a voter in a parliamentary constituency and must be eligible to vote. If due to any reason the person loses eligibility to vote, he would lose eligibility to contest also. यानी आप वोट नहीं दे सकते इंडियन सिटीजन के तौर पर तो आप इंडियन सिटीजन के तौर पर एमपी भी नहीं बन सकते, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। It is not necessary that a person should be registered as a voter in the same constituency. This is the application for both. This is applicable for the both लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये नेसेसरी नहीं है कि जो पर्सन है वो रजिस्टर हो वोटर इन द सेम कंस्टिट्यूंसी, मतलब जो भी उनका रेजिडेंटल एरिया हो कहीं से भी वोट दे सकता है। A person from the reserve category only can contest election if the category, however, an SC/ST person also contest on unreserved seat. मतलब जो पर्सन है जो रिजर्व कैटेगरी से तभी कॉन्टेस्ट इलेक्शन में कर सकता है, खासकर लोकसभा सीट से, अगर उसके लिए कोई रिजर्व सीट हो लोकसभा में उसकी कैटेगरी में।
हाउएवर जो अगर ना हो तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर्सन है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं अनरिजर्व सीट पर भी इंडिपेंडेंटली ऑल्सो, यानी अपनी मर्जी से। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की, यानी कि आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has provided in Article 102 that a member of parliament will be disqualified for the membership if he holds any office of profit under the union or state government, except that of minister or any other office exempted from the parliament। यानी कि वो कोई भी ऐसी ऑफिस प्रॉफिट करता है जिसमें गवर्नमेंट का 25% जैसे कोई फंड हो या कुछ हो, इसके एक्सपेक्ट की वो, जैसे कि उसे अपना ऑफिस है, लाइक मिनिस्टर का ऑफिस है या अपना ही कुछ है, वो अलग है जिससे गवर्नमेंट से कोई रिलेट ना हो। He is of unsound mind and stands so declared by the court। अगर वो एक unsound mind का पर्सन हो, he is an undischarged insolvent। या अब ये पूछेंगे undischarged insolvent, लाइक भाई वो बैंक ना हो, उसने कर्जा ना लिए रखा हो विजय माल्या के जैसे, कि बन गया एमपी, इतना खाया पिया फिर बाहर को भाग गया। ये तो पता नहीं कौन से गांजे होके इन्होंने एमपी बनाए थे। He has ceased to be a citizen of India। Obviously ये तो फर्स्ट पॉइंट लिखना ही है आपको। He is disqualified under any law by the parliament। यानी कि वो किसी भी पार्लियामेंट द्वारा किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उसको। But the last condition above led the Parliament to include some other condition for this disqualification in Representation of People Act 1951। आप बिल्कुल याद रखना कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो आते ही आना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। So these are the following conditions। He must not have been found guilty for certain election and corrupt practices। ऑब्वियसली माल प्रैक्टिसेस करना, जैसे कि वो इंदिरा गांधी वाला केस था, सुनील नारायण वाला, फिर भी ठग लाइफ इंदिरा गांधी ने कर दिया काम खत्म, इमरजेंसी लगा के सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ ही ले लिया उसने, जाओ जो करना है कर लो। He must not have been convicted for any offense but result in imprisonment for 2 or more years। However, detention under preventive law इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन। उसको कोई भी कन्विक्ट ना किया गया हो किसी भी ऑफेंस में, रिजल्ट हो मतलब जिसका रिजल्ट 2 साल की जेल जाए उससे ज्यादा हो, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पर्सन। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन लो, अगर उसको डिटेंशन किया जाता है वो उसके कारण नहीं, इस ग्राउंड पे उसको कर सकते, मतलब कि भाई तो डिस्क्वालीफाइड है। बट जितना हमने देखा है भाई हमारे तो सारे ही नेता करप्ट है, उनके ऊपर कई रेप केसेस, मर्डर केसेस, किडनैपिंग केसेस एंड मैल प्रैक्टिस चल रहा है, फिर भी वो एमपी बन के बैठे हैं संसद में। The another one is like he must not have failed to lodge an account of election expenses with the stipulated time। मतलब उसने जो भी प्रचार में पैसा खत्म किया है, जो उड़ाया है, जो भी इन्वेस्ट किया है, उसको भाई देना पड़ेगा टाइम से, कि कैसे कहाँ कब और क्यों यूज किया था, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। He must not have any interest in government contract works and service। ये तो हो ही नहीं सकता, आधे से ज्यादा काम तो ये मिनिस्टर ही संभालते हैं, फिर भी चलो कह रहा है ये लो तो मान लेते हैं। He must not be a director or managing person in company organization in which government had at least 25% शेयर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसका 25% शेयर नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में। अपनी कंपनी होगी वो उसका अपना है, वो अलग आ जाता है, बट गवर्नमेंट में होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस ड्यू टू करप्शन एंड डिसऑनेस्टी टू स्टेट। लाइक अगर आप आईएएस हो, आईएफएस हो या आईपीएस हो, आप जाना चाहते हो, एमपी बनना चाहते हो, पर आपको करप्शन के कारण आपको निकाल दिया गया है, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा। He must not have been convicted for promoting enmity between groups। यानी कि भाई बंदे को सजा नहीं होनी चाहिए इस चीज के लिए कि उसने दो गुटों में लड़वाई करवा दी। He must not have been published for supporting such as untouchability, सती प्रथा, डाउरी सिस्टम एक्सेट्रा।
कि भाई उसने कभी भी कोई भी बयान ना दिया हो जिसमें वो सपोर्ट कर रहा हो अनटचेबिलिटी को, सती प्रथा को और डाउरी सिस्टम। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंडमार्क जजमेंट केस जिसका नाम है लिली थॉमस केस 2013। सो टॉक अबाउट द 2014 इलेक्शन, खासकर लोकसभा इलेक्शन के लिए, जिसमें आउट ऑफ 452 विनर्स ने एनालाइज किया था कि 185 यानी कि 34% विनर था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिसमें से 112 यानी कि 21% विनर हैव डिक्लेयर्ड सीरियस केसेस इंक्लूडिंग केस रिलेटेड टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कम्युनल डिसहार्मनी, crime related to women. Uh, the chances of winning for the candidate with the criminal case in the election are 13%, where for the candidate with the clean record is 5%. So as we saw that it's a very complicated thing कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में काफी अच्छा जजमेंट दिया था, जो बड़ा बेनिफिशियरी रहा। और आगे से आगे तो हमारा मतलब रिसेंट जो हमारी बनी है कैबिनेट, वो काफी अच्छी बनी है एज अकॉर्डिंग टू 2014। दे आर मतलब काफी, जिसमें 14 लॉयर्स हैं, 48 अराउंड आई थिंक ग्रेजुएट्स हैं, आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स हैं। तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है हमारा, जो भी था पहले से तो अच्छा ही हो रहा है। बट द फैक्ट इज कि जो क्लीन रिकॉर्ड वाले विनिंग मतलब परसेंटेज है वो 5 है, एज कंपेयर टू जो कैंडिडेट जिसके ऊपर काफी ऑफेंसिव लगे चार्जेस है उसकी 13% है। ये हमें सोचना चाहिए किसको वोट दें और किसको नहीं। बट नो, यहाँ पर तो पता नहीं क्या सोच के वोटिंग्स होती है। तो वी विल टॉक अबाउट द जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है आर्टिकल 102 सबसेक्शन 1 में, और आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है एमपी और एमएलए की, है ना, ऑन द सर्टिफाइड ग्राउंड जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया हो। तो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 bans convicted politician, but those facial trial, no matter how serious the charges, are free to contest इलेक्शन। मतलब वो चार्ज करता है कि जब तक उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, चाहे कितने भी मतलब हमारे इंडिया में मान जाता है ना कि पीपल आर इनोसेंट until it's become guilty, given guilty by the court, तो तब तक वो इलेक्शन लड़ सकता है। जो लिली थॉमस केस था 2013 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चार्जशीट थी, एमपीज एंड एमएलए charge-sheeted MPs and MLAs on conviction for offences will be immediately disqualified from holding a membership of the House without being given 3 months time for the appeal. So as was the case before कि पहले इनको दिया जाता था कि 3 महीने तक वो कर सकते थे, अगर उनको सेंटेंस भी कर दिया गया गवर्नमेंट सॉरी ऑफिशियल यानी कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा कि क्राइम में उनको वर्डिक्ट दे दीजिए यू आर गिल्टी, एंड उनके पास एक था कि भाई हम 3 महीने तक वो अपील कर सकते थे, चाहे अगर हाई कोर्ट में उनको सेंटेंस किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। बट आफ्टर दैट केस लिली थॉमस केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही कह दिया, अगर आप किसी भी ऑफेंस में यानी कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप सम्मिलित पाए जाते हो और आपको कोर्ट जो भी है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आपको उसको कन्विक्ट करती है उस ऑफेंस के लिए तो आप सीधा ही डिस्क्वालिफाइड हो जाओ। मतलब कि वो अब 3 मंथ वाला सिस्टम खत्म कर दिया और सीधा ही डिस्क्वालिफाइड है वो। At the end, we will talk about the conclusion. So, in the conclusion, we will talk about like parliament is an essential part of constitutional institute and political institution, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, जो हमें जागरूक करता है। और ये है कि पार्लियामेंट हमेशा एक ही नहीं रहता, ये बाय द वोट्स ऑलवेज चेंज होता रहता है, क्योंकि अगर हमको एक गवर्नमेंट पसंद नहीं होती तो हम नहीं लड़ते। ये हमारे लिए काफी अच्छा है कि हमें जो नहीं पसंद हम वो नहीं रखते हैं, जो हमें पसंद है हम वही रखते हैं, कि ताकि वो जो हमारे गोल्स को अचीव करने में ये हमारी पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।